Good morning, students. Welcome to Sri Academy online platform. Class 8 Social Science History, Chapter number 3, Agrarian Structure under the British. In previous class, we were discussing this chapter, and in current class we will continue this. In previous class, we discussed that about the Ratwari system or the Munro system. In that, we discussed that the Ratwari system was Ratwari settlement was introduced by Thomas Munro. And in that, the land revenue was fixed at 50% for or रेंटल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 ईयर्स. इसमें जो है लैंड रेवेन्यू 50% फिक्स किया गया था 30 सालों के लिए. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था. अभी लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे. दिस सिस्टम टू फेल्ड इन प्रोटेक्टिंग द फार्मर फ्रॉम द क्लचेज ऑफ डिस्ट्रेस एंड पॉवर्टी. ये कहता है कि यह सिस्टम भी फेल हो गया था फार्मर्स के गरीबी को और जो डिस्ट्रेस था उसके पंजे से फार्मर्स को आज़ाद कराने में ये सिस्टम भी फेल हो गया था. द स्टेट डिमांड वाज स्टिल हाई एंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोड्यूस. जो स्टेट का डिमांड था वो अभी भी ज़्यादा था और इंडिपेंडेंट था प्रोड्यूस पे. मतलब आपकी खेती हो चाहे ना हो, आपको रेवेन्यू देना ही देना है. द कल्टिवेटर हैड टू रिसॉर्ट टू द मर्सी ऑफ क्रूएल मनी लेंडर फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू. जो कल्टीवेटर्स थे, जो खेती करने वाले लोग थे, वो लोग क्रूएल मनी लेंडर्स के मर्सी पे निर्भर थे और मजबूर थे. उन्हें लैंड रेवेन्यू देना ही पड़ता था, रेवेन्यू का पेमेंट करना ही पड़ता था. Consequently, in many villages, the riots fled away, leaving their home deserted. और जिसके कारणवश यह हुआ कि बहुत सारे गांव में जो भी रियॉट्स थे वे अपने घरों को छोड़कर चले गए थे. द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसीज़. ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसीज़ का क्या प्रभाव पड़ा था. द एग्रेरियन पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश हैड अ डिजास्ट्रस इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. जो ब्रिटिश एग्रेरियन की पॉलिसीज़ थी उसका बहुत ही ज़्यादा डिजास्ट्रस इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन इकोनॉमी पे. डिजास्टर्स मीन्स बहुत ही आपदा से भरा हुआ. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लासेस. फर्स्ट पॉइंट क्या था? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लासेस. लैंडलॉर्ड्स वेयर द इंटरमीडियरीज बिटवीन द पीजेंट्स एंड द कंपनी ऑफिशियल. जो लैंडलॉर्ड्स थे वे बिचौलिए थे, वे मीडिएटर थे, इंटरमीडिएट थे पीजेंट्स जो किसान एंड द कंपनी ऑफिशियल और जो कंपनी के अधिकारी थे. दे वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स डायरेक्टली. जो लैंडलॉर्ड्स थे वो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वे किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करें.
although the state demand of revenue was fixed, जबकि जो स्टेट का जो रेवेन्यू डिमांड था वो फिक्स था. द जमींदार ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे कुड फ्रॉम द पिजान. इसके बावजूद भी जो जमींदार थे वो कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो पीजेंट से ले लिया जाए. In order to meet the demand of landlords, the peasants sought help for money lenders. और जो लैंडलॉर्ड्स की डिमांड होती थी उसे पूरा करने के लिए जो पीजेंट्स थे वे मनी लेंडर से मदद की गुहार लगाते थे. Thus, new social classes like the landlord, the money lenders, the traders, and peasants sprang up. They often got into conflict for their personal benefit. अब इससे क्या हुआ कि एक नए सोशल क्लास का की उत्पत्ति हुई जिसमें लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लेंडर्स थे, ट्रेडर्स थे, पीजेंट्स थे, ये सब बाहर निकल के आए. इसमें ये होने लगा कि सब आपस में अपने फ़ायदे के लिए सब में टकराव होने लगा, सब लड़ने लगे. नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्री. After the decline of cottage industry due to import of British manufactured goods, more people turned to agriculture. कॉटेज इंडस्ट्रीज के ख़त्म होने के बाद कॉटेज इंडस्ट्री क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश मैन्युफैक्चर जो गुड्स थे वो भारत में लाए जाने लगे. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया. दस प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीज्ड एंड साइज ऑफ लैंड होल्डिंग हैड टू बी रिड्यूस्ड, जिसकी वजह से लैंड इंक्रीज और लैंड के साइज होल्डिंग में गिरावट आने लगी. स्मॉल पीस ऑफ लैंड प्रोड्यूस लेस एंड पीजेंट्स वेर फोर्स्ड टू टर्न टू मनी लेंडर्स. जो ज़मीन के छोटे टुकड़े से कम पैदावार होती थी जिसके वजह से पीजेंट्स लोग को, किसानों को ज़बरदस्ती मनी लेंडर्स जो पैसा उधार देते थे उनके पास जाना पड़ता था. द जमींदार resorted to physical assault and torture for extraction of revenue. जो ज़मींदार थे वो फिज़िकली असॉल्ट करने लगे, मारने पीटने लगे, टॉर्चर करने लगे रेवेन्यू को निकालने के लिए, रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए. दे डिड नथिंग टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. उन्होंने लैंड की फर्टिलिटी के लिए कुछ भी नहीं किया. द पुअर पीजेंट डिपेंडेड इंटायरली ऑन द मानसून. जो गरीब पीजेंट हुआ करते थे वे पूरी तरह से मानसून पे निर्भर हुआ करते थे. डिसइंटीग्रेशन ऑफ विलेज कम्युनिटीज़. इसमें क्या था? द पीजेंट्स वेयर फोर्स्ड टू लीव देयर लैंड होल्डिंग एंड गो टू अदर प्लेसेस इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू. इसमें क्या होता था कि पीजेंट्स लोगों को ज़बरदस्ती अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ती थी और अपने जगह से छोड़कर उसे जाना पड़ता था अगर वे रेवेन्यू देने में असमर्थ होते थे तो. दिस रिजल्टेड in the breaking down of the traditional village community. जिसका परिणाम वश यह हुआ कि जो ट्रेडिशनल विलेज कम्युनिटी थी वे टूटने लगी. द जॉइंट फैमिलीज सफ़र्ड अ सीवियर ब्लो. जिसमें जो जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी वो सबसे ज़्यादा इसका नुकसान झेलती थी. द विलेज
artisans too had to make products suitable for the foreign market. और जो गांव के कलाकार हुआ करते थे उन्हें ऐसे प्रोडक्ट बनाने पड़ते थे जो कि फॉरेन मार्केट्स के लिए सूटेबल हो. Thus they too were transformed from skilled worker to wage laborer. इसलिए इन इनको भी एक तरह से इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एक स्किल्ड वर्कर से एक वेज लेबर में. फिर है रूरल इंडेप्टनेस. रूरल डेप्टेडनेस क्या है? द मनी लेंडर्स एक्सप्लॉयट द peasants. दे चार्ज हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मनी दे लेंड टू द peasants. जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने पीजेंट्स को, जो किसान थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया. वे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे. जो अमाउंट वे लोग किसानों को दिया करते थे उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया करते थे. द लैंड ऑफ पीजेंट्स वर कॉन्फिस्केटेड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डेट. और उनकी ज़मीनें जो हैं वो जब्त कर ली जाती थीं अगर वे डेप्ट को, जो उधार लिया है, उसे चुकाने में असमर्थ होते थे. द मनी लेंडर्स often resorted to fraud means like keeping false account, registering more money than was lent, etc. to exploit the farmer. इसमें जो है मनी लेंडर्स थे वो भी फ्रॉड किया करते थे. फ्रॉड भी कैसा फ्रॉड? कीपिंग फॉल्स अकाउंट, गलत अकाउंट बना के रखते थे. रजिस्टरिंग मोर मनी देन वाज लेंट, उधार दिए गए पैसे से ज़्यादा पैसा लिख कर रखते थे. इस तरह से वे फार्मरों का शोषण करते थे. Thus more and more village land came under the control of money lender. जिसकी वजह से ज़्यादा जो ज़मीनें थीं वो मनी लेंडर्स के कब्जे में आ गई थी. ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स. कॉमर्शियल क्रॉप्स का क्या क्या ग्रोथ था इसके बारे में पढ़ते हैं. द इंडियन peasants नाउ प्रोड्यूस नॉट फॉर themselves बट फॉर द मार्केट. जो इंडियन किसान थे वो अपने लिए नहीं बल्कि मार्केट के लिए पैदावार शुरू कर दिए थे. दे प्रोड्यूस दोज क्रॉप विच कुड बी यूटिलाइज बाय द ब्रिटिश इन देयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. अब वे लोग ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, ऐसे क्रॉप प्रोड्यूस करते थे जो कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ द्वारा यूटिलाइज किया जाता था. Thus the practice of growing specialized crop like cotton, jute, indigo, oilseed, wheat, sugarcane, coffee, etc. इसलिए जूट का, इंडिगो नील का, ऑयलसीड तेल के बीज का, गेहूं का, गन्ने का, कॉफ़ी का खेती स्पेशल रूप से ग्रोइंग करना स्टार्ट कर दिया था. द फार्मर टू बेनिफिटेड एज दे गॉट मोर मनी फॉर देयर प्रोडक्शन. इसमें जो फार्मर थे वो भी बेनिफिट किए जाते थे क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता था उनकी प्रोडक्शन के लिए. द फार्मर नाउ डिपेंडेंट ऑन द मिडिल मैन और मर्चेंट फॉर द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट. अब ये इसमें क्या था कि जो फार्मर्स थे students, in today class we will discuss up to here. In next class we will discuss thereafter. Thank you for watching. I have some problem in this video, so I hope you understand this part of chapter very well. Thank you for watching. Keep watching.